हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीलय पारेख। आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। नाउ देयर आर 6 स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर का मतलब क्या, किस तरह सी प्रोग्रामिंग में पूरा प्रोग्राम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग प्रोग्राम, उसे कहते हैं सेक्शन नंबर 1। नाउ डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या, इसके अंदर हम प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन डालेंगे। मतलब कि हु इज द ऑथर, क्यों बनाया गया है, कहां बनाया गया है, किस डेट पे बनाया गया है, और आप जो चाहो वो लिख सकते हो। इट विल कंसिडर एज अ कमेंट। नाउ कमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 तरीके यूज करने हैं। अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन एक ही लाइन में आपको लिखना है, उसको एज अ कोड नहीं लेना है, तो उसे कमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हम डबल स्लैश, जिसे कहा जाता है सिंगल लाइन कमेंट, उसकी मदद से हम उस लाइन को लिख पाएंगे। और अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन एक से ज्यादा लाइन में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन हो रहा है, तो उसके लिए हम मल्टी लाइन कमेंट यूज करेंगे। अब जैसे सिंगल लाइन में डबल स्लैश ले रहे हैं, वैसे मल्टी लाइन में अगर आप लिख रहे हो तो सबसे पहले स्लैश स्टार, और उसके बाद जो कुछ भी आपको लिखना है 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन उसमें लिख दीजिए, और उसके बाद उसको एंड करना पड़ेगा स्टार स्लैश। यानी क्या, वो पूरा पोर्शन एज अ कमेंट लेगा, यानी एज अ कोड कंसिडर नहीं होगा। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे हो और उसके अंदर कमेंट सेक्शन में या तो सिंगल या तो मल्टी लाइन कमेंट के सिंबल यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको एरर आएगी। क्यों? क्योंकि कंपाइलर उस कमेंट को भी एज अ कोड कंसिडर करेगा। अगर वो चीज ना करनी हो तो मैं कंपलसरी या तो सिंगल लाइन या तो मल्टी लाइन कमेंट सेक्शन में ही वो लिखना पड़ेगा। ये हुआ सेक्शन नंबर 1। उसके बाद है सेक्शन नंबर 2, उसे कहा जाता है लिंक लाइब्रेरी फाइल या तो हेडर फाइल। यहां पे हम हेडर फाइल को या लिंक लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड की मदद से। यहां पे ये चीज जरूरी क्यों? सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है, प्रिंटफ, स्कैनएस, गेटch, clr, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। उसके लिए अलग से कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, उस फंक्शन की रिस्पेक्टेड लाइब्रेरी फाइल वहां पे इंक्लूड करनी पड़ेंगी। जैसे कि हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड math.h, हैश इंक्लूड string.h, हैश इंक्लूड ctype.h। These are the list of header files जिसकी मदद से हम बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट उनके फंक्शन को हम यूज करेंगे। उसके लिए अलग से प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, और वो फंक्शन कहा जाता है बिल्ट इन फंक्शन। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 3, जिसे कहते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट डेफिनेशन सेक्शन। एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसके अंदर आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। अब वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एंड वी ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। तो हम प्री प्रोसेसर, दैट इज कॉल्ड हैश, प्री प्रोसेसर की शुरुआत हमेशा हैश सिंबल से होती है। तो हैश डिफाइन स्पेस, फिर एक सिंबॉलिक कांस्टेंट नाम बना दो, जैसे कि मैं पी बनाता हूं स्पेस और एक सर्टेन वैल्यू जो आपको पता है 3.14 दे दो। तो हुआ क्या, मैंने एक कांस्टेंट बनाया सिंबॉलिक कांस्टेंट पी, और पूरे प्रोग्राम में जहां जहां भी पी यूज होगा तो वो 3.14 से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसी तरह आप अगर बहुत सारे सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाना चाहते हो जिसकी वैल्यू पहले से आपको फिक्स रखनी है, तो आप यहां पे सेक्शन नंबर 3 के अंदर आप कर सकते हो। सेक्शन नंबर 1, 2, 3 डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग प्रोग्राम, लिंक लाइब्रेरी फाइल, सिंबॉलिक कांस्टेंट डेफिनेशन। अब आता है सेक्शन नंबर 4, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब क्या, कि अगर कोई वेरिएबल आप यूज कर रहे हो और कोई पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर नहीं, लेकिन पूरे सी प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस है उसमें यूज करना है, तो आपको यहां पे उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर ग्लोबली डिक्लेयर करोगे तो सारे फंक्शन उसे यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर होगा तो उसकी लाइफ उसी फंक्शन के स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर ही रहेगी, उसके बाहर उसका यूज
नहीं हो पाएगा। यानी अगर कोई वेरिएबल आपको हर जगह पे यूज करना है तो आप उसे ग्लोबली डिक्लेयर करो, तो उसकी लाइफ हर जगह अवेलेबल रहेगी। उसके बाद है सेक्शन नंबर 5, मेन फंक्शन। ये अपना सबसे जरूरी सेक्शन है, क्योंकि कंपाइलर एग्जीक्यूशन की शुरुआत हमेशा मेन फंक्शन से ही करता है। यानी एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन। उसके अंदर 2 सब कैटेगरी है, एक जो आप लोकल वेरिएबल यूज करने वाले हो उसको आप डिक्लेयर करोगे, और दूसरा उसके अंदर आप स्टेटमेंट बॉडी लिखोगे, सर्टेन कोड्स जिसकी मदद से आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। और आखिर में है सेक्शन नंबर 6 जिसे कहते हैं UDF, यानी क्या? यूजर डिफाइंड फंक्शन। लेट अस सपोज आपका कोई प्रॉब्लम है, उसका प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें कुछ स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो स्पेसिफिक टास्क हो रहा है। तो क्या करो, एक स्पेसिफिक टास्क का अलग से एक मॉड्यूल बना दो, जिसे कहेंगे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसको मेन बॉडी से बाहर बनाओ, जब उसकी जरूरत हो डायरेक्ट उसको कॉल कर दो। यानी होगा क्या, अपना काम भी हो जाएगा और अपना लेंथ ऑफ कोड कम हो जाएगा। और इसे कहा जाता है सब प्रोग्राम या तो यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आज के हमारे वीडियो में हमने क्या देखा? 6 सेक्शन। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग प्रोग्राम, उसके बाद लिंक लाइब्रेरी फाइल, उसके बाद सिंबॉलिक कांस्टेंट डेफिनेशन, उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद मेन फंक्शन डिक्लेरेशन, और आखिर में यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हर एक सेक्शन के बाजू में मैंने लिखा है कि ये चीज किस लिए यूज होती है, या तो ये चीज का मतलब क्या है, और किसकी मदद से लिखा है, मैंने कमेंट की मदद से लिखा हुआ है। आज के टॉपिक के क्विज जैसे ही लेक्चर मेरा खत्म होगा, मैं तुरंत एक लिंक दे दूंगा, आप प्लीज वहां जाके आप वो गूगल फॉर्म में आप क्विज फिलअप करना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।